अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ मुल्क की मईशत के हवाले से गैर यकीनी ख़त्म हो रही है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है और कल IMF का बोर्ड पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम का फैसला करेगा। आज सऊदी अरब से $2 अरब के इजाफी डिपॉजिट भी मौसूल हो गए और स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर $6.5 अरब हो गए हैं और इस सब का मार्केट से मस्बत रद्द-ए-अमल भी दिया है। और स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स आज 14 महीने बाद 45,000 की सतह अबूर कर गया है। मगर जहां मुआशी गैर यकीनी कम हो रही है, वहां सियासी गैर यकीनी बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान आने वाले इंतखाबात की रेस में शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हुकूमत अब तक मुल्क में आम इंतखाबात से मुतालिक तो कशमकश का शिकार है और अब तक इस सोच विचार में है कि इलेक्शन अक्टूबर में कराए जाएं या नवंबर में, या फिर मामला इससे भी आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक बात में रियासत की वाज़ेह हिकमत अमली नज़र आ रही है और वो ये कि इंतखाबात से पहले इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जाए, मजीद तंग किया जाए, और आए दिन ये होता भी नजर आ रहा है। आज पंजाब पुलिस ने 9 मई के वाकयात के पेश नज़र इमरान खान को दहशतगर्दी के मजीद 3 वाकयात में नामजद कर दिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इमरान खान को जिना हाउस, अस्करी टावर और मॉडल टाउन में वजीर आजम सेक्रेटेरिएट पर हमले के केसेस में नामजद किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात की रोशनी में चेयरमैन PTI को नामजद किया गया है और इन्वेस्टिगेशन के बाद लाहौर में दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में चेयरमैन PTI को नामजद किया गया है। यानी लाहौर में इमरान खान पर दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमात की तादाद 7 से बढ़कर अब 10 हो गई है और मजमूई तौर पर पंजाब में इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात की तादाद 19 हो गई है। जबकि अहम बात यह है कि अस्करी क़यादत यह वाज़ेह कर चुकी है कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने अब तक इमरान खान का नाम नहीं लिया है। मगर PDM की इत्तेहादी हुकूमत यह वाज़ेह कर चुकी है कि 9 मई के वाकयात के मास्टरमाइंड इमरान खान हैं। वुज़रा मीडिया पर बयानात तो दे रहे हैं, मगर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करने से मुतालिक सियासी और अस्करी क़यादत की तरफ से अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। और आज रोजनामा जंग और द न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की शाया होने वाली खबर के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालत में मुकदमा चलाने या ना चलाने के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। बाखबर ज़राए का कहना है कि अगरचा कुछ वफाकी वुज़रा का कहना है कि 9 मई के हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड होने के हवाले से इमरान खान मिलिट्री ट्रायल के लिए मौजू केस हैं, लेकिन इस सिलसिले में अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। खबर के मुताबिक सिविल और मिलिट्री हुक्काम के दरमियान एक उमूमी इत्तफाक है कि इमरान खान 9 मई के हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कुछ वफाकी वुज़रा पहले ही कई मरतबा कह चुके हैं कि इमरान खान 9 मई के वाकयात के अहम मनसूबा साज थे। ताहम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने अब तक इमरान खान समेत किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी तरफ से आने वाले बिलवास्ता इशारों से इसी बात का इंदिया मिलता है जो सिविलियन हुक्काम खुलकर कहते रहे हैं। खबर के मुताबिक ज़राए से जब यह पूछा गया कि क्या इमरान खान पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं, तो उनका कहना था कि इस मामले पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को फराहम की गई मालूमात के मुताबिक 9 मई को होने वाले तशद्दुद के तनाजुर में मुल्क भर से गिरफ्तार किए गए 102 शहरी आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए फौजी हुक्काम के पास हैं। उन 102 मुश्तबा अफराद में खवातीन या बच्चे शामिल नहीं हैं। अगर इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का फैसला हुआ तो उन्हें भी फौज के हवाले कर दिया जाएगा। जबकि एक हालिया इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा था कि वो किसी वकील की मदद के बगैर भी फौजी ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब तक सियासी और अस्करी क़यादत की तरफ से इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करने का फैसला तो नहीं हुआ, मगर उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत तेज़ी से मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब मुल्क में आम इंतखाबात की बातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी वाज़ेह कर चुकी है कि वो अगस्त में असम्बलियों की तहलील चाहती है और अगस्त में असम्बलियाँ तहलील होती हैं और 3 माह के लिए निगरान सेटअप आता है, तो आम इंतखाबात नवंबर के महीने में मुमकिन हो सकेंगे। और नून लीग के वुज़रा भी नवंबर में इलेक्शन कराने का इशारा दे चुके हैं। जबकि आज वज़ीर तिजारत और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर ने पार्लियामेंट हाउस से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला वफाकी हुकूमत को करना है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दी है। नवीद कमर के मुताबिक पीपल्स पार्टी इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहत चाहती है। निगरान सेटअप को किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए और ना ही मौजूदा सेटअप में मजीद तौसी की हिमायत करते हैं। जब नून लीग बार बार कह रही है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, निगरान सेटअप भी वक्त पर अपनी मुद्दत पूरी करेगा, इंतखाबात कराकर चला जाएगा, तो पीपल्स पार्टी ये क्यों कह रही है? हुकूमती हलकों में इस वक्त क्या चल रहा है? इंतखाबात से मुतालिक इत्तेहादी जमातें कहाँ खड़ी हैं? और इस इंतखाबी दौड़ में
इमरान खान कहां खड़े हो सकते हैं। बात करेंगे सीनियर साहब तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं इमरान खान साहब पर होने वाले मुकदमात में इजाफा ही होता जा रहा है। आज भी 9 मई के वाक़यात के हवाले से 3 मजीद मुकदमात उनके ऊपर दर्ज कर दिए गए हैं। रियासत अभी तक क्या फैसला नहीं कर पाई है कि उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं होगा, अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब होंगे, कैंपेन कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, जेल में होंगे या बाहर होंगे, या कहीं ना कहीं फैसला हो चुका है और हिकमत अमली के तहत ही आगे बढ़ा जा रहा है। आपके एक सवाल में बहुत से सवालात हैं। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन है वो कब होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जब ये क्लियर होगा कि इलेक्शन कब होगा तो फिर ही हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान उसमें होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि इलेक्शन उसी वक्त होगा जब कि जो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ हैं उनके मुकदमात का फ़ैसला हो चुका होगा या कम से कम वो डिसक्वालीफाई हो चुके होंगे। जहाँ तक ये सवाल है कि जी अभी तक उनके ख़िलाफ़ मुकदमात शुरू क्यों नहीं हुए, मुकदमे कायम तो बहुत हुए हैं लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ख़ास तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स में उनके ख़िलाफ़ मुकदमात शुरू नहीं हुए, तो उसकी एक वजह जो कि मुख्तलिफ़ हुकूमती ज़राए की तरफ से हमें ये बताया जा रहा है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उनका मुख्तलिफ़ एंगल्स के साथ उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसमें कुछ लोग जो हैं उन्होंने तो जो ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं कि वो बकौल कुछ लोगों के जब वो इंकशाफात सामने आएंगे तो बहुत से लोगों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। लेकिन याद रहे कि ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ की कस्टडी में दी जा रही हैं और आम तौर पे इन स्टेटमेंट्स को अदालत में जाके बहुत से मुल्ज़मान जो हैं वो डिनाई कर देते हैं। लेकिन इसीलिए पक्का काम करने के लिए जो दावे किए जा रहे हैं, बहुत से लोग जो इंकशाफात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान में, तो उन दावों को डबल चेक करने के लिए और उनको अदालत में साबित करने के लिए फिर जियो फेंसिंग करवाई जा रही है कि वो जिस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं उस दिन वो वहाँ पे थे या नहीं थे, जिन लोगों के बारे में बात हो रही है वो उस वक्त कहाँ थे, फिर वो लोग जो हैं वो किसके साथ क्या बात कर रहे थे। तो इस तरह की बहुत सी जो एविडेंस है उसको इकट्ठा करके एक पूरी एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है उसको एक दूसरे के साथ मिला के तो कोई एक केस तैयार किया जा रहा है और उसमें अक्सर जो शहादतें सामने आ रही हैं और हमें जो बताया जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड जो बताया जा रहा है उसमें वो यही है कि जो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ हैं, सारे जो मामलात हैं, सारे जो इन्वेस्टिगेशन के जो सिरे हैं वो उन्हीं की तरफ जा रहे हैं और अल्टीमेट टारगेट वही बनेंगे। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में ही ये केस चले। कुछ केसेस जो हैं जो कि सिविल इलाकों में हुए हैं, मसलन रेडियो पाकिस्तान पेशावर की जो बिल्डिंग जलाई गई है, तो उस मामले में जो लोग मुलव्वस हैं तो उसमें भी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ मुकदमा अगर चलेगा तो वो एंटी टेरर कोर्ट में चलेगा। तो मुकदमात सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलेंगे, एंटी टेरर कोर्ट में भी चलेंगे और शायद इसीलिए इसमें डिले भी हो रहा है कि कहा यह जा रहा है कि वैसे मुकदमात कायम नहीं होंगे जैसा कि इमरान खान साहब की हुकूमत राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम किया था या जैसे मुकदमात शहबाज शरीफ साहब या एहसन इकबाल या ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ कायम हुए थे, वैसे मुकदमात नहीं होंगे। बहुत पक्का हाथ डाला जाएगा, ये उनका दावा है। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। हमें सब अफवाहें मुसलसल हैं कि कोई वादा माफ गवाह बन सकता है या कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान गायब हैं, कभी उनके हवाले से खबर आती है, कभी किसी तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा के हवाले से खबर आती है कि वो ये कर सकते हैं और जो इमरान खान को चार्जशीट कर सकते हैं। ऐसी अफवाहें हैं या कुछ ना कुछ होने जा रहा है ऐसा? देखें, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें जिन लोगों ने करनी है वो 5-6 लोग हैं जिनके बारे में मैं भी सुन रहा हूं कि वो 5-6 लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें अभी हुई नहीं है। शायद उसकी वजह यही है कि वो लोग भी कुछ जो मुकदमात होंगे उसमें वो उनकी गवाही भी डाली जा सकती है। 2 तरह के लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। एक तो वो लोग हैं जो कि 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस हैं और वो
जो मास्टरमाइंड है उसके ख़िलाफ़ वो गवाही देंगे और उसके ख़िलाफ़ शहादतें फ़राहम करेंगे। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, जो कि अपने जो साबका बॉस हैं या साबका जो लीडर हैं वो उनके बारे में कुछ अनवा व इकसाम किस्म के इल्ज़ामात लगाएंगे और उसकी भी वो शहादतें सामने लेके आएंगे। तो दोनों तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी और दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो पहली किस्म के लोग हैं जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से कुछ इल्ज़ामात लगाएंगे वो ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। और मिस्टर नून लीग तो बार बार कह रही है कि हम वक्त पर घर चले जाएंगे अपनी मुद्दत पूरी करके या उससे 1-2 दिन पहले, और आम इंतखाबात भी वक्त पर होंगे, ज़्यादा नवंबर तक हो जाएंगे, अक्टूबर में गर्मी होती है। पर पीपल्स पार्टी का ये कहना कि निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे काबिल कबूल नहीं होगा, मौजूदा हुकूमत को भी मज़ीद तौसी नहीं मिलनी चाहिए, इसकी भी हम हिमायत नहीं करते। तो पीपल्स पार्टी नून लीग पर भरोसा करने को तैयार नहीं है या पीपल्स पार्टी को लग रहा है कुछ और पकड़ा है जिसकी वजह से बयान दे रहे हैं? देखें शाहज़ेब साहब, एक बात याद रखें, ये दोनों अंदर से एक हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। इनकी बाहर जो मीडिया पे जो स्टेटमेंट्स आती हैं उस पर ना जाया करें। ये दोनों अंदर से एक हैं और इन दोनों ने जो भी निगरान सेटअप लेके आना है उसमें इन दोनों की मुशावरत शामिल होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ा खुल के अपने शकूक व शुबात का इजहार कर रही है। देखें ना, अब जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो निगरान हुकूमत है वो अब 90 दिन में तो इलेक्शन नहीं करवाया ना, वो सारे काम कर रहे हैं पाकिस्तान। जो काम किसी भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम होता है वो सारे काम कर रहे हैं, सिर्फ एक काम वो नहीं कर रहे, उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। तो नज़र नहीं आ रहा उनके एजेंडे पे इलेक्शन, आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के जो बहुत से रहनुमा हैं जिनसे मेरी बात हुई है, वो पंजाब की निगरान हुकूमत के बारे में भी उन्होंने अपनी पार्टी के सामने खुल के खदशात का इजहार किया है, खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत के बारे में भी। इसीलिए पीपल्स पार्टी में ये एक ख्याल पैदा हो रहा है कि जो अब मरकज़ में निगरान हुकूमत आएगी या फिर बलूचिस्तान में निगरान हुकूमत आएगी तो ये हुकूमत जो है ये सारे काम करेगी, सिर्फ इलेक्शन नहीं करवाएगी। क्योंकि मिसाल आपके सामने है ना, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल आपके सामने है। तो अब इसमें कंसेंट जो है ये स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी अकेले नहीं दे रही, इसमें भी वो एक दूसरे से सलाह मशवरा करके स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप देखें कि आज भी जो एक शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, तो उसमें शहरी रहमान भी हैं और अताउल्लाह तारड़ साहब भी हैं। तो ये सारे काम एक दूसरे के साथ मिलजुल के करते हैं, लेकिन इन दोनों ने आपस में तय किया होता है कि कुछ बातें जो हैं वो सिर्फ नून लीग करेगी, पीपल्स पार्टी नहीं करेगी, कुछ बातें पीपल्स पार्टी करेगी, नून लीग नहीं करेगी। इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को कुछ प्रॉब्लम भी है आजकल। डॉक्टर साहब, इस सूरत हाल में ये समझा जा सकता है कि इस वक्त कम से कम रियासत का इरादा यही है कि इमरान खान साहब का सियासी तौर पर बंदोबस्त होगा तो ही इलेक्शन वक्त पर होगा, वरना शायद वक्त पर नहीं होगा। देखिए, बंदोबस्त तो उन्होंने करना है ना, जिन्होंने बंदोबस्त करना है। बंदोबस्त इन्होंने तो नहीं करना, ना ही ये पिछले 1 साल में कोई बंदोबस्त कर सके हैं दोनों पार्टियां, नून लीग और पीपल्स पार्टी। आप देख लें, आप बता दें मुझे कि कौन सा इन्होंने बंदोबस्त किया है, तहरीक इंसाफ का या उसके सरबराह का। इन्होंने तो कोई बंदोबस्त नहीं किया, बंदोबस्त तो वही कर रहे हैं जिन्होंने करना है। लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग को अब ये खदशा महसूस होना शुरू हो गया कि क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने अब ये एक फ़ैसला कर लिया आपस में कि अब हमने अगस्त के महीने में चाहे इलेक्शन की यकीन दहानी हो या ना हो, हमने हुकूमत छोड़ देनी है। तो जब ये हुकूमत छोड़ देंगे तो उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो, इनका ख्याल है कि वो, इनको शक है कि वो 3 महीने के लिए नहीं आएगी, वो 6 महीने या 9 महीने के लिए आएगी। तो ये चाहते ये हैं कि 3 महीने के लिए आए और इलेक्शन करवा के चली जाए। तो अपने उस शक की वजह से इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ताकि कहीं से यकीन दहानी आ जाए। लेकिन शक जो है वो दोनों तरफ है, मुस्लिम लीग नून में भी है और पीपल्स पार्टी में भी है कि जो निगरान हुकूमत आएगी मरकज़ में शायद 3 महीने के लिए नहीं आएगी, 6 महीने के लिए आएगी। मतलब उस सूरत में मुल्क का बड़ा नुकसान हो सकता है। IMF का मुआहदा 9 माह का एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है जिसमें केयर टेकर सेटअप शामिल है, फिर अगली हुकूमत ने आना है, फिर उसने IMF से दोबारा डील करना है। आपको लगता है कि ऐसे में मुल्क को वापस इस रिस्क में डाला जा सकता है कि इलेक्शन वक्त पर ना हो? मेरे बहुत प्यारे शाहज़ेब भाई, आपको भी पता है हालात इस तरह के हैं पाकिस्तान में कि सहाफ़ी के पास ख़बर हो तो वो बेचारा ख़बर जो है उसको छुपाता फिरता है कि कहीं ख़बर जो है उसको अगर ब्रेक कर दिया तो
कहीं मसाइल ना पैदा हो जाएं। तो मेरे लिए तो मुझे तो मसाइल की परवाह नहीं है, मुझे आपके और हमारा जो इदारा है उसके मसाइल का ज़रा ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए सारी बातें ना पूछें, मेरा ख्याल है मेरा शुक्रिया अदा कर दें तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया, आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, कल अहम दिन है उस केस में जिसे इमरान खान साहब मुसलसल कतराते रहे हैं। क्या हो सकता है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तोशाखाना केस में कल बहुत अहम दिन है। कल से इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिसेस के बाकायदा ट्रायल का सामना करना है। उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के गवाहों ने बाकायदा अपने बयानात रिकॉर्ड कराने हैं। लेकिन उससे पहले इमरान खान चाहते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फौरी रिलीफ फराहम कर दे जिससे ये केस दोबारा लटक जाए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रायल शुरू होने में अब चंद घंटे रह गए हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट में तो इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई है और उस पर सिर्फ नंबर लगा है। ताहम आज ही इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर कर दी थी वो एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई है। और अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक तोशाखाना केस की समाअत करेंगे। और ये वही चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं जिन्होंने इमरान खान को इस केस में बार बार रिलीफ दिया, मगर कुछ दिन पहले इमरान खान ने उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, उन पर एक लंबी चार्जशीट जारी कर दी और यह तक कह दिया कि उन्हें जस्टिस आमिर फारूक के बेंच से इंसाफ ना मिलने का यकीन है। और जब गुज़िश्ता दिनों चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा और 7 दिन में फैसला करने का वक्त दिया, तो इमरान खान ने इस फैसले को फौरन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था और इस फैसले को बदनीयती पर मबनी करार दिया था। और फिर इमरान खान और उनके मरकजी वकील बार बार वक्त दिए जाने के बावजूद ट्रायल कोर्ट में पेश ही नहीं हुए और जो मावन वकील अदालत में पेश हुए उन्होंने दलाइल देने से ही इनकार कर दिया। लेकिन अपनी इस पोजीशन के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ना मिलने के बाद इमरान खान ने रिलीफ हासिल करने के लिए दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही रुजू कर लिया है। इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि तोशाखाना केस से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की शिकायत 120 दिन में दायर नहीं की गई। केस ट्रायल कोर्ट को भिजवाते हुए कानून के मुताबिक तरीक़ाकार भी नहीं अपनाया गया। तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है, लिहाजा इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। अब कल अहम दिन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलता तो सेशन अदालत ट्रायल का बाकायदा आगाज़ कर देगी। मगर तोशाखाना केस में ये रिवायत रही है कि इमरान खान ठोस शवाहिद फराहम करने या मेरिट पर दिफा करने के बजाय हमेशा टेक्निकल ग्राउंड्स का सहारा लेते आए हैं, जिनमें से 2 टेक्निकल ग्राउंड्स का सहारा लेकर उन्होंने पहले ट्रायल कोर्ट और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर कर दी थी कि वो तोशाखाना केस को नाकाबिल समाअत करार दे दे। मगर पहले 5 मई को ट्रायल कोर्ट ने उनके दोनों एतराज़ात मुस्तरद कर दिए थे और 10 मई को फर्द जुर्म आयद कर दी थी। और फिर गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 7 दिन में इन एतराज़ात पर दोबारा फैसला करने का हुक्म दिया था, मगर ट्रायल कोर्ट में इमरान खान और उनके मरकजी वकील पेश ही नहीं हुए और उनके माविन वकील ने दलाइल ही नहीं दिए। तो ट्रायल कोर्ट ने दोबारा भी इमरान खान के ये दोनों एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। इमरान खान का पहला एतराज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो शिकायत ट्रायल कोर्ट में दर्ज कराई गई है वो मजाज अथॉरिटी यानी इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं की गई है। जबकि उनका दूसरा एतराज़ ये है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक अगर किसी रुकन के इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए असासे और वाजिबात गलत साबित होते हैं तो उसके खिलाफ 120 दिन के अंदर ही करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई की जा सकती है। और यह वक्त तोशाखाना केस में गुजर चुका है। गुज़िश्ता दिनों ट्रायल कोर्ट को केस वापस भेजते हुए इन्हीं 2 नकात को बुनियाद बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 सवाल उठाए थे और फैसला करने के लिए ट्रायल कोर्ट को 7 दिन दिए थे। मगर ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने अपने फैसले में इमरान खान के ये दोनों एतराज़ात तफसीली वजूहात के साथ मुस्तरद कर दिए हैं और साथ ही ये भी बताया है कि इमरान खान के वकला ने बार बार मौका दिए जाने के बावजूद भी अपने इन नकात पर दलाइल ही नहीं दिए और इल्तवा मांगते रहे। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले के आगाज़ में लिखा कि इमरान खान के वकील ने उनकी दरख्वास्त पर दलाइल ही नहीं दिए बल्कि मजीद इल्तवा मांगते रहे। ताहम उन्हें बताया गया कि उनको पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा वक्त दिया जा चुका है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत के बाद मजीद इल्तवा नहीं दिया जा सकता है। मगर इसके बावजूद इमरान खान के वकला को अपना केस तैयार करने और दलाइल देने के लिए आखिरी समाअत में 11:30 बजे तक का मजीद वक्त दिया गया। मगर जब समाअत शुरू हुई तो इमरान खान के वकील ने दोबारा दलाइल देने से माजूरी जाहिर कर दी और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने दलाइल देने हैं और फिर उसकी तरदीद में इमरान खान की तरफ से दलाइल दिए जाएंगे फैसले के मुताबिक। क्योंकि केस खारिज करने की दरख्वास्त मुल्जिम यानी इमरान खान की जानिब से दायर की गई है, लिहाजा तरीक़ाकार तो यही है कि पहले मुल्जिम की तरफ से दलाइल दिए जाएं और फिर उनके एतराज़ात पर शिकायत कुरुंदा यानी इलेक्शन कमीशन अपना जवाब दे। मगर इसके बावजूद भी इमरान खान के वकील की दरख्वास्त को तस्लीम किया गया और इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि वो अपने दलाइल जमा करा दे। मगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बावजूद इमरान खान के वकील ने जवाबी दलाइल देने से फिर माजूरी जाहिर कर दी और इल्तवा मांग लिया। मजीद ये कि बैरिस्टर गौहर खान
इमरान खान के वकील हैं, जो न सिर्फ इस अदालत में बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन वो ये केस खारिज करने से मुतालिक दरख्वास्त पर दलाइल देने से कतराए। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तोशाखाना केस से मुतालिक 21 अक्टूबर 2022 के फैसले की आखिरी लाइंस का हवाला देकर लिखा है कि यह फैसला मुल्जिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने से मुतालिक वाज़ेह हिदायत पर मुश्तमिल है और इन्हीं हिदायत की रोशनी में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्जिम के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को जिम्मेदारी सौंपी गई। तकरीबन तमाम समातों में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद वक्कास अहमद मलिक या तो ज़ाती हैसियत में पेश हुए या फिर अपने वकील साद हसन के जरिए पेश हुए, जिससे यह वाज़ेह होता है कि तोशाखाना केस में मुल्जिम के खिलाफ शिकायत इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर ही दर्ज कराई गई है। जबकि इस हवाले से जिस अथॉरिटी लेटर का हवाला दिया गया है वो एक रूटीन की प्रैक्टिस है और इस लेटर में अथॉरिटी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो खुद इस बात को जाहिर करता है कि मजाज अथॉरिटी यानी इलेक्शन कमीशन ने ही मुल्जिम के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का ऑर्डर जारी किया है। ट्रायल कोर्ट के जज ने इस हवाले से कुछ अदालती फैसलों का हवाला भी दिया है और फिर करार दिया है कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में जो शिकायत दर्ज कराई गई है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा एक मजाज शख्सियत ने दर्ज कराई है, जो कि इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का 21 अक्टूबर 2022 का फैसला और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का अथॉरिटी लेटर दुरुस्त कानूनी इख्तियार देते हैं। फैसले के मुताबिक ऑथराइजेशन से मुतालिक सवाल हकाइक और शवाहिद का सवाल है, जिसकी तस्दीक बाद में प्रोसीडिंग्स के दौरान की जा सकती है। इसके बाद इमरान खान के अपने खिलाफ कार्रवाई के लिए 120 दिन का वक्त गुजर जाने के एतराज़ पर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला दिया है और लिखा है कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जून 2017 के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील को मुस्तरद कर दिया था, जिसमें दरख्वास्त गुजार को नाअहल करार देकर पंजाब असेंबली की रुकनीत से डीनोटिफाई कर दिया गया था। ये दरख्वास्त गुजार 2013 के आम इंतखाबात में रुकन असेंबली मुंतखब हो गए थे, मगर वो इस बुनियाद पर नाअहल हुए क्योंकि उन्होंने 2008 का इलेक्शन लड़ते हुए गलत बयान हल्फी इस्तेमाल किया था। जबकि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में फॉलो अप एक्शंस की हिदायत भी जारी कर दी थी। अदालत ने मज़ीद लिखा है कि असासे छुपाने से मुताल्लिक सवाल उठाने का दुरुस्त वक्त ही उस वक्त होता है कि जब कोई ऐसा फैक्ट सामने आ जाए। इसलिए इलेक्शन कमीशन से असासे छुपाने के मामले पर कार्रवाई के लिए कोई कट ऑफ टाइम मुकर्रर नहीं किया जा सकता है और ना ही कोई कानूनी रुकावट लगाई जा सकती है। इसके बाद जज हुमायूं दिलावर ने इलेक्शन एक्ट की शिक 190, 137(4) और 173 का हवाला दिया है और फिर लिखा है कि उमूमी कानून के तहत वक्त की पाबंदी का तसव्वुर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के कानून के खिलाफ है, क्योंकि कभी भी वक्त की ताखीर को केस खत्म करने के लिए मुनासिब जवाब के तौर पर नहीं देखा गया। फैसले में एक और केस के हवाले से लिखा है कि तयशुदा कानून है कि क्रिमिनल लॉ में शिकायत दर्ज करने के लिए कोई मियाद फराम नहीं की गई। इसके अलावा ये भी तस्लीम शुदा हकीकत है कि इमरान खान के खिलाफ शिकायत इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी के नतीजे में दर्ज नहीं कराई गई है, बल्कि स्पीकर कौमी असेंबली ने पार्लियामेंटेरियंस के रेफरेंस पर यह शिकायत इलेक्शन कमीशन को भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि मुल्जिम यानी इमरान खान इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 167 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस हैं और साथ ही उन्होंने जानते बूझते हुए और इरादतन इलेक्शन कमीशन के सामने झूठी स्टेटमेंट और गलत डिक्लेरेशन जमा कराया। लिहाजा वक्त की हद का कोई सवाल ही नहीं उठता, जबकि यह भी तयशुदा कानून है कि वक्त की हद खालिस कानून और हकाइक से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसे शवाहिद रिकॉर्ड करने के बाद भी देखा जा सकता है। मज़कूरा हकाइक को सामने रखते हुए यह करार दिया जाता है कि इस शिकायत पर 120 दिन के वक्त की हद लागू नहीं होती, लिहाजा मुल्जिम यानी इमरान खान की दरख्वास्त ठोस शवाहिद के बगैर है और इसे खारिज कर दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट का यह अहम फैसला है जिसे इमरान खान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और कल अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं देती तो कल से ही इमरान खान को बाकायदा ट्रायल का सामना करना पड़ सकता है। जबकि इमरान खान की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं, लेकिन फिलहाल वहाँ समाअत मुकर्रर नहीं हुई है। लेकिन तोशाखाना वो स्कैंडल है जो इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत में ही सामने आ गया था, मगर तब से लेकर अब तक इमरान खान मुसलसल इस स्कैंडल से फरार इख्तियार करते आए हैं और हर मौके पर टालते रहे हैं। क्या अब भी उन्हें आला अदालतों से रिलीफ मिल सकता है और उस मुकदमे के ट्रायल से बच सकते हैं? बात करेंगे माहिर कानून इमरान शफीक हमारे साथ मौजूद। इमरान शफीक साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। साहब, ट्रायल कोर्ट को 7 दिन का वक्त दिया गया, उन्होंने 3 दिन में फैसला कर दिया और कहा कि जी उनके वकील ही जवाब नहीं दे रहे थे इमरान खान साहब के, और जो बुनियादी एतराज़ात थे उनका जवाब भी दिया है। आपको लगता है अभी भी रूम है, गुंजाइश है कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ उनकी नजरें हैं तो वहाँ से रिलीफ मिल जाए? देखिए खानज़ादा साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था, ट्रायल कोर्ट ने मिनोअन उस फैसले पर अमल किया है। ट्रायल कोर्ट के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 सवालात रखे और ट्रायल कोर्ट ने उन 8 सवालों का
भरपूर तरीके से समाअत करने के बाद उसका मुकम्मल तौर पर तसल्ली के साथ जवाब दिया है और तमाम कानूनी नज़ायर का, कानूनी शिकों का, हर चीज़ का हवाला देने के बाद एक बड़ा मजबूत और दलाइल से भरपूर एक फ़ैसला तहरीर किया है। इस एक बात तो ये है। दूसरा ये है इसमें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी थी वो 7 दिन के अंदर फैसला करने की थी और ट्रायल कोर्ट ने जो बुनियादी जिम्मेदारी उसकी थी वो ये थी कि इमरान खान साहब के वकला को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दे। ये जो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग है वो अदालत ने मुकम्मल तौर पर उनको दी है। पहले एक दिन तारीख भी दी और दूसरे दिन भी अदालत ने लिखा जिस दिन फैसला किया गया है उस दिन उनके वकील गोहर साहब अदालत में मौजूद थे और वो अदालत ने लिखा है कि उनके वकला की टीम में से एक वकील हैं वो। और यकीनन जब वो कोई वकील अदालत में मौजूद हो और उन्होंने चूज किया कि उन्होंने ऑप्ट किया कि वो आर्गू पहले नहीं करेंगे, बाद में आर्गू करेंगे, हालांकि इसकी रवायत भी नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके अदालत ने यह मौका भी उनको दिया और बाद में भी उन्होंने आर्गू नहीं किया, अदालत के सामने अपने दलाइल पेश नहीं किए। तो इसका मतलब यह है कि अदालत के पास जो बुनियादी तौर पर उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि उनको समाअत का हक दिया जाए, वो अदालत ने काफी और शाफी उनको दिया है। लेकिन अगर एक साइल जो है वो अपने उस हक को इस्तेमाल ही ना करना चाहे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा, अब वो जिन 2 ग्राउंड्स पर अदालत में जाना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि कानूनी तौर पर ये इमरान खान साहब के अब हक में ये चीज़ें नहीं आ सकती। देखिए ये जो दरख्वास्त है इमरान खान साहब की मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, ये बुनियादी तौर पर खज़ा साहब इसे हम फौजदारी कानून के इस्तिलाह में कहते हैं क्वैशमेंट ऑफ प्रोसीडिंग की दरख्वास्त। अच्छा, क्वैशमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स की जो दरख्वास्त हुआ करती है वो 3 बुनियादी नुकात पर मुश्तमिल किसी एक नुक्ते पर हो सकती है, या तो सरीहन मेलाफाइडी हो या प्रोसिक्यूशन की, जबकि इस केस में तो ये फैसला ही इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबरान का है, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन का है। उन्होंने रेफरेंस बनाकर एक पूरी कानूनी कार्रवाई के जरिए, पूरी एक इंक्वायरी के जरिए इसको भेजा है, इसलिए मेलाफाइडी का यहां कोई तसव्वुर पैदा नहीं होता। दूसरा यह है या विदाउट जुरिसडिक्शन हो और कोरम नॉन जुडिस हो, कि वो अदालत ही गलत बनी हो या उस अदालत का इख्तियार समाअत भी ना हो। अब इमरान खान साहब के वकला का यह मौक़िफ़ अदालत के सामने नहीं है कि ट्रायल कोर्ट का जिसके सामने ये मुकदमा ज़ेर समाअत है उसके पास इख्तियार समाअत ही बुनियादी तौर पर हासिल नहीं है। उनका ऐसा कोई क्लेम नहीं है अदालत के सामने, वो उस अदालत की जुरिसडिक्शन को तस्लीम करते हैं। तो फिर उसके बाद क्वैशमेंट का तो कोई तसव्वुर पैदा नहीं होता। अब ये जो टेक्निकल नुकात हैं कि जिस शख्स से रेफरेंस दायर किया गया वो क्या ऑथराइज था या नहीं था, ये बड़े मामूली नौयत के तकनीकी वो हैं और इन बुनियादों पर क्वैशमेंट ऑफ प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ अदालतों के मुतअद्दिद नज़ायर ये मौजूद हैं कि नंबर 1 कि जब क्वैशमेंट ऑफ प्रोसीडिंग उस वक्त तो बिल्कुल नहीं हो सकती जब एक क्रिमिनल चार्ज जो है अदालत जो है फर्द जुर्म किसी मुल्ज़िम पर आयद कर दे। अब अदालत ने जो है वो फर्द जुर्म इमरान खान साहब पर आयद कर रखी है। अब उस फर्द जुर्म का जो है वो उसकी बुनियाद पर शहादत आनी है। हाँ, इमरान खान साहब के पास एक मौका ज़रूर है और वो ये है कि सरसरी तौर पर मुझे इस केस से बरी किया जाए, बरियत की दरख्वास्त देने का, जिसे हम कानून की ज़ुबान में कहते हैं 265 की दरख्वास्त। अब 265 के सीआरपीसी के तहत फौजदारी के तहत अगर वो कोई नई दरखास्त दाखिल करते हैं तो उनको बताना पड़ेगा अदालत को कि मुझे किन बुनियादों पर बरी किया जाए इस मुकदमे से और ये मुकदमा किस तरह शहादत के बगैर है। तो इमरान सुप्रीम जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ये मुकदमा वापस भेजा था ट्रायल कोर्ट के पास, जिसने ये फैसला दिया है और उसे वापस उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, मगर जो भेजा था ट्रायल कोर्ट के पास उसको भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ उन्हें फौरी तौर पर मिल सकता है? नंबर लग गया है, जाहिर समाअत नहीं मुकर्रर हुई है। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब मार्किंग करते हैं, उसी के मुताबिक होता है। पिछले दिनों एक कानून आया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्टे दे रखा है कि जिसमें कहा गया था कि अर्जेंट नोयत का अगर कोई मुकदमा है तो उसको 15 दिन के अंदर अंदर फिक्स किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के फिक्स करने का एक अपना तरीक़ाकार है जिसमें वक्त लगता है। और ये खानज़ादा साहब ये कोई अपील नहीं है कि जिस पर स्टे के लिए ये लीव टू अपील है, यानी अदालत का एक फैसला है और उसके खिलाफ लीव टू अपील है। अभी तो उनको अपील के लिए अदालत से लीव, उसकी परमिशन और इजाज़त हासिल करनी है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये एक लंबा प्रोसेस है और सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद नज़ायर इस पर तो लॉ हमारा पाकिस्तान का क्लियर है कि जब चार्ज फ्रेम हो जाए तो उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग को स्टे नहीं किया जाता, शहादत का अमल रोका नहीं जाता, शहादत का अमल जारी रहता है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग को अदालतों ने
हमेशा इस चीज़ को डिस्करेज किया है कि पाकिस्तान में के क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के खिलाफ स्टे दिया जाए और उसको रोका जाए। इमरान खान साहब को ये जो रिलीफ मिला था ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया उनको और चार्ज फ्रेम होने के बाद भी उनको मिला। तो अब यकीनन जब उन्होंने इस मौके को इस्तेमाल नहीं किया, अपने इस मौके को इमरान खान साहब ने गवा दिया। एक तरफ ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला गलत है और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और अब देखिए हालात की सतह ज़रीफ़ी के उसी अदालत के पास इमरान खान साहब दोबारा आए हैं ये कहने के लिए कि आपके फैसले पर ट्रायल कोर्ट ने अमल नहीं किया। यानी जिस फैसले को वो पहले से कहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर गलत है और उसको गलत फैसले को अब वो उसी कोर्ट के सामने आके ये कह रहे हैं कि इस फैसले पर अमल दरामद जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं किया गया, जो कि मेरा ख्याल है अब हालात और वाक़यात जो उस ऑर्डर में लिख दिए गए हैं उनके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसी गलती है जो ट्रायल कोर्ट ने की है और जिसको अब ट्रायल में देखा नहीं जा सकता, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें उसकी मुदाखलत ज़रूरी हो। मेरा ख्याल है फौजदारी कानून में और अदालतों के नज़ायर की रोशनी में मुझे लगता यह है कि यहाँ अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल उनको इंतहाई मुश्किल पेश आएगी किसी किस्म का हुक्म इंतनाई हासिल करने में। बहुत शुक्रिया। इमरान शफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मईशत के हवाले से मजबूत खबरें आ रही हैं, उन पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मईशत में गैर यकीनी ख़त्म करने और इस्तेहकाम लाने के लिए मस्बत खबरें आने का सिलसिला जारी है और इसके असरात मार्केट्स पर भी नजर आ रहे हैं। कल IMF का बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज देने का मामला देखेगा और इसकी मंजूरी देगा, जबकि आज वज़ारत ख़जाना के ज़राए का यह दावा सामने आ गया है कि बजट, शरह सूद और टैक्स महसूलात पर इत्तफाक के बाद वज़ारत ख़जाना और IMF के दरमियान बैरूनी फाइनेंसिंग का मामला भी तय पा गया है और IMF ने वज़ारत ख़जाना के भेजे गए 8.2 अरब डॉलर्स के फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने का मंसूबा मान लिया है, जिसके तहत IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। जबकि इसके बाद ये खबर भी सामने आई कि सऊदी अरब ने वादे के मुताबिक 2 अरब डॉलर्स के इजाफी डिपॉजिट्स पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जमा करा दिए हैं, जिसके बाद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि इन 2 अरब डॉलर्स के आने के बाद स्टेट बैंक के ज़खायर 6.5 अरब डॉलर्स और मुल्क के टोटल ज़र मुबादला के ज़खायर 11.7 अरब डॉलर्स हो गए हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया, आइंदा मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने का अज़म दोहराया। आज सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर्स आ चुके हैं, जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार हमारे ही प्रोग्राम में ये बता चुके हैं कि इस महीने पाकिस्तान को दोस्त ममालिक, IMF और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों से कुल मिलाकर 5.6 अरब डॉलर्स मिल जाएंगे और मुल्क के टोटल ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। बैरूनी फंडिंग के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होने और IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा होने के बाद कल फिच ने भी पाकिस्तान की रेटिंग CCC- से बेहतर करके CCC कर दी थी, जबकि इन तमाम खबरों पर आज भी स्टॉक मार्केट ने मस्बत रद्द-ए-अमल दिया है और 100 इंडेक्स 570 पॉइंट्स इजाफे के साथ 14 माह बाद 45,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद इंडेक्स में 9% का इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स जो डिफ़ॉल्ट लेवल पर चले गए थे अब मुस्तहकम हो गए हैं। बात करेंगे खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। असद, क्या हतमी तौर पर कहा जा सकता है कि गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो गई है, बुरी खबरों का सिलसिला ख़त्म हो गया है, अब यहाँ से इस्तेहकाम की तरफ मईशत जाएगी या ख़तरात आपको अभी भी नज़र आ रहे हैं? आई थिंक शाहजेब साहब, जो हतमी तौर पे एक बात कही जा सकती है कि सारी मार्केट्स डिफ़ॉल्ट रिस्क में ट्रेड कर रही थी। जो डिफ़ॉल्ट रिस्क का ख़तरा है वो जब तक कि IMF का प्रोग्राम 9 महीने के लिए है और अगर हम उसको चलाएंगे तो वो डिफ़ॉल्ट रिस्क का ख़तरा ख़त्म हो गया है। मार्केट्स अब बिहेव कर रही हैं, बॉन्ड मार्केट, FX मार्केट एंड आर स्टॉक एक्सचेंज इस तरह बिहेव कर रही हैं कि वो ख़तरा टल गया है। पाकिस्तान में हर चीज़ का जो एंकर था वो IMF था। जितनी चीज़ें आपने ज़िक्र की, जितने फ़ंड्स अब फ़्लो और भी होने हैं, इसमें आप वो भी डाल लीजिए कि 9 अरब डॉलर जो जिनीवा में प्लेज हुए थे उसमें से सिर्फ 200-300 मिलियन डॉलर आया है, तो वो भी IMF की वजह से ही फ़्लो इन होना है। चाइना ने आपको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म दिया, बाकी कंट्रीज़ ने आपके साथ किया। सो जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सिक्योर हो गए हैं, उनकी सिक्योरिटी ने आपको दिसंबर तक कवर दे दिया है। उस कवर से 6 अरब डॉलर जो आपने देने हैं ये नेट है जो तकरीबन आपने देना है। रीप्रोफाइलिंग इसके अलावा है, वो करके आप कवर्ड हैं, यहाँ पे आप आ खड़े हुए हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू सी इन द शॉर्ट टर्म। बट आने वाले पूरे साल में 23 से 25 अरब डॉलर आपने रीप्रोफाइलिंग एंड जो वापस करने हैं 10 अरब वापस करने हैं और तकरीबन 13 अरब रीप्रोफाइल कराना है। प्लस याद रखिए कि करंट अकाउंट
अगले साल में कहीं भी 4 से 6 अरब डॉलर के दरमियान आएगा, वो भी अरेंज करना है। सो इन द शॉर्ट रन जहां आपको थोड़ी सी मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई देना शुरू की है, इन दी 12 मंथ्स आपको बहुत से काम करने हैं जिससे आप ये सारे जो हमने अहदाफ अभी डिस्कस किए हैं, प्लस आपको सप्लाई साइड को इस्तेहकाम देना है ताकि जो एक्सपोर्ट का डेंट है वो दूर कर सकें। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे रहना है। 4 अरब डॉलर फ्लो पाकिस्तान में हुआ है FY23 में, वो रेमिटेंस में शो नहीं हो रहा, सो उसको वापस लाना है। वहाँ पे आपने अपनी सप्लाई साइड को बेहतर करके इन्फ्लेशन को संभालना है। ये अब सारे काम हैं जो मैं शॉर्ट टर्म के आपको बता रहा हूं। और लॉन्ग टर्म के हवाले से आपकी बड़ी वाज़ेह राय है कि एक तो जैसे कोई नई हुकूमत आए वो एक और IMF के प्रोग्राम में जाए, फिर इस मुल्क को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम की ज़रूरत है, वो तमाम चीज़ें, मगर इलेक्शन का टाइम है। अब फिच ने भी जहां हमारी रेटिंग बेहतर की है वहां पे खतरे का इजहार किया है कि जी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अपनी जगह पर रहेगी। 6 महीने पाकिस्तान अगर कोई पॉलिटिकल एडवेंचर की सूरत में कोई इकोनॉमिक एडवेंचर कोई हुकूमत ना कर रही हो और कोई ऐसे फैसले ना लेके हम डीरेल कर दें IMF का प्रोग्राम, तो 6-8 महीने इलेक्शन का टाइम अब आसानी से पाकिस्तान गुजार सकता है बगैर किसी खतरे के। सो शाहजेब, आपने अच्छा किया ये पॉइंट कर दिया कि मेरा व्यू बड़ा क्लियर है इस पे। एक तो था फंड का प्रोग्राम सिक्योर करें, अब सेकंड व्यू ये है कि ये जो मैंने आपके सामने 13 अरब डॉलर रखे हैं ना शाहजेब, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू से ऑन योर प्रोग्राम। इसको रीप्रोफाइल 1 साल के लिए ना कीजिए। हियर्स अ रियली गुड डील फॉर पाकिस्तान। IMF में है चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, सबसे बात करके इसको 5 साल के लिए रीप्रोफाइल कर दीजिए। शाहजेब, अगले 3 साल जो आपको 39 बिलियन दिखाई दे रहा है ना, वो उठ जाएगा। पाकिस्तान को ये इतना बड़ा कंफर्ट आएगा कि आपकी जो डेट सस्टेनेबिलिटी है वो एकदम तब्दील हो जाएगी। आई होप यू आई एम एबल टू कन्वे कि मैं क्या कह रहा हूं। हर साल इन दोस्त ममालिक के पास रोल ओवर के लिए ना जा रहे हो, 5 साल के लिए ये हमें पता हो कि रोल ओवर हो चुका है, तो जो 75 अरब डॉलर हम 3 साल के लिए कह रहे हैं उसमें से 39 अरब डॉलर निकल जाएगा। एब्सोल्युटली। अब आगे चलिए। सो 39 इधर हैंडल किया। सो एक तो डेट रीप्रोफाइलिंग पे इतना काम कीजिए, एक और काम कीजिए, अपने IPPs के डेट को भी IMF की अम्ब्रेला के अंडर रहते हुए रीस्ट्रक्चर ना कीजिए पर रीप्रोफाइल कीजिए, क्योंकि ये बिजली का जो आपके सर पे तलवार है ये भी उठ जाएगी। सो अगर नंबर 2 अब आपने डेट रीप्रोफाइलिंग का काम किया। नंबर 3, मैं बहुत ही एहतराम से कहता हूँ और आप हमेशा कहते हैं कि मैंने IMF के ये दोनों प्रोग्राम किए हैं पाकिस्तान के लिए, एक टीम सेटअप करें जो अगला EFF का प्रोग्राम लिखना शुरू करे आज से। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर नवंबर दिसंबर में एक हुकूमत आएगी जिसका आप खदशा कर रहे हैं, वो फिर आपको पता है अनश्योर हो जाएगी। एंड आई रिमेंबर माई डिस्कशंस विद पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स। मैं उनको कहता था फौरी तौर पे जाइए। गवर्नमेंट शायद उस वक्त सोचती थी कहीं और चले जाएं। कोई राह फरार EFF नए से नहीं है, उसकी तैयारी करवाइए ताकि आप एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का MEFP अपने दिमाग में ना सोच रहे हों और बता रहे हों नई हुकूमत को। सो पुट अ टीम टू डू दैट। और चौथी चीज़ ये है कि अब आने वाली जो 5 साल हुकूमत है, एक चीज़ तो तय हो गई है कि एक काम हमने करना है, ये भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा है, वो है एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत को ठीक करना। पर ये तो एक काम है जो आप कर जाएंगे, पर एनर्जी सेक्टर को SOEs का प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम क्या होगा, ये 2 चीज़ें जो हैं। और एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, शाहजेब, अब हमेशा हम टैक्स रिफॉर्म की बात करते हैं। आई एम गोइंग टू गो ऑन अ लिम्ब एंड से दिस एक्सपेंडिचर रिफॉर्म जो है वो अपर है फ्रॉम द टैक्स रिफॉर्म। 7,300 आपका खड़ा है मार्कअप में, सब्सिडीज 1,044 अरब रुपए की टारगेटेड नहीं है। ये जो रिफॉर्म है ना, ये कलीदी है। पेंशन 804 अरब। शाहजेब, एक लाइटर नोट पे कहता हूँ, मैंने 5-6 साल पहले फाइनेंस की टेबल पे कहा 250 अरब की सब्सिडीज थी, ये डबल हो जाएंगी। मैं गलत था शाहजेब, आज वो 804 अरब पे हैं। इसका तो बड़ा सर्जिकल रिफॉर्म करना पड़ेगा, उसको कीजिए। सो यू विल स्टार्ट गेटिंग एन आइडिया कि जो सेविंग्स हैं, इसी तरह जैसे जैसे मार्कअप आपका संभलेगा और आपकी इन्फ्लेशन संभलेगी, जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं आपको 1-2% गिराना चाहिए अपने हाई रेट को भी, ताकि आपको ये 7,300 की बजाय शायद 7,000 पे गुजर जाए। सो ये सब काम शुरू कीजिए। पर इसके लिए शाहजेब, आई एम सॉरी टू से एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने एग्रीकल्चर का इतना बड़ा लिम्स का सेटअप किया है, ये काम तो उससे बहुत ही हायर नौइयत के हैं। इसके लिए तो आपको डेट रीप्रोफाइलिंग की टीम, आपको अपनी IMF की हैंडल
इस प्रोग्राम को भी करना और EFF का प्रोग्राम भी लिखना, उसकी टीम और फिर पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चरल एजेंडा। और आप 5 साल बाद अगर ये हम सब काम कर जाएं, और ये अब डूएबल हैं, अगर ये काम हम कर जाएं तो पाकिस्तान वुड स्टार्ट टू लुक लाइक अ डिफरेंट इकोनॉमी। बहुत शुक्रिया। आगे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।